Hello everyone, this is part 4 of our class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो साउथ अफ्रीका की तरह ही ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि अपना कंट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और डाइवर्स कंट्री भी है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई ईजी काम तो है नहीं। और उस समय ना इंडिया के जो लोग थे वो एक तरह से उनका स्टेटस क्या था, उनका स्टेटस उस तरह एक तरह वो ना उनका स्टेटस एक तरह से सब्जेक्ट्स मतलब गुलाम टाइप का स्टेटस था, और अब वो सिटीजन के स्टेटस को अचीव करने वाले थे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी गवर्नमेंट होगी अब हमारी। तो कंट्री का देखो जन्म कैसे हुआ था। कंट्री ना बोर्न जब हुआ था तो वो एक पार्टीशन के थ्रू उसका कंट्री बोर्न हुआ था, और पार्टीशन हुआ था रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो ये ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। और इस पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में ही ना बॉर्डर के दोनों साइड पर लगभग 10 लाख लोग मर गए थे। अबाउट 10 लाख पीपल, कम से कम 10 लाख पीपल। और एक और प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश ने ना ये प्रिंसली स्टेट के रूलर्स पर ही छोड़ दिया था कि उनको इंडिया के साथ मर्ज होना है या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जो इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर था वो एक डिफिकल्ट टास्क था और काफी अनसर्टेन था। पता भी नहीं था कि हमारे साथ मर्ज होंगे कि या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये अनसर्टेन टास्क भी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था ना, तब कंट्री का फ्यूचर एक तरह से सिक्योर नहीं लग रहा था। आज तो जितना सिक्योर लगता है ना, उतना सिक्योर उस टाइम पर नहीं लग रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनके मन में चिंताएं थी, एंग्जाइटीज थी कंट्री के प्रेजेंट को और फ्यूचर को लेकर। द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो सभी डिफिकल्टीज के बावजूद एक अच्छा एडवांटेज इंडिया के पास था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास था, कि साउथ अफ्रीका की तरह नहीं बल्कि इंडिया के पास ना एक कंसेंसस कंसेंसस क्या हो जाता है, एक जो समझ बनी होती है ना एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर काफी एक जन समूह के पास, उसे कंसेंसस कह देते हैं। साउथ अफ्रीका के पास ये सब नहीं था, ऐसी समझ नहीं थी। लेकिन इंडिया के पास ना एक इस तरह की का कंसेंसस था। उनको कोई कंसेंसस बनाने की जरूरत नहीं थी कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखेगा, उनके पास पहले से था। और इनमें से इसमें से काफी कंसेंसस जो है ना वो फ्रीडम स्ट्रगल में ही इवॉल्व हो गया था, क्योंकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ एक फॉरेन रूल के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रगल भी था कि हमको हमारे कंट्री को रिजुविनेट करना है, फिर से जीवित करना है, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म भी करना है। ये स्ट्रगल इस चीज का भी था। और एक काफी शार्प डिफरेंसेस तो थे फ्रीडम स्ट्रगल में जब थे। फ्रीडम स्ट्रगल में ना काफी ओपिनियंस को लेकर काफी शार्प डिफरेंसेस थे कि इंडिया कैसा दिखना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया को क्या रास्ता फॉलो करना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, उसको लेकर शार्प डिफरेंसेस तो थे, और ऐसे डिफरेंसेस तो आज भी है। लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक आइडियाज होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब लोग उसको स्वीकार करते थे। अब देखो आपको दो एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और दूसरे आठ आठ और कांग्रेस लीडर्स जो थे ना, उन्होंने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 में। अब देखो 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन था ना, उधर जो रेवोल्यूशन थी वो बता रही थी कि वो समझा रही थी कि इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। तो ये 1928 और 1931 दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। और ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये एक बात को लेकर बिल्कुल कमिटेड थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कुछ चीज़ों को इंक्लूड जरूर करेगा, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि सभी एडल्ट जो के पास राइट टू वोट होना चाहिए, बी इट मैन और वुमेन, नो डिफरेंस। राइट टू फ्रीडम सबके पास होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, और जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ जो बेसिक वैल्यूज थी ना वो सभी लीडर्स एक्सेप्ट करते थे। किससे पहले? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बैठी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, उससे पहले से ही ये जो लीडर्स है कुछ बेसिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करते थे। और साथ ही साथ देखो एक और एडवांटेज था कि कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हो गई, कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे ना, इन्होंने भी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इंडिया का कैसा दिखेगा इसके ऊपर एक एग्रीमेंट बनाने में हेल्प की है। क्योंकि ब्रिटिश रूल में देखो, अब आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। तो इसी कारण से ब्रिटिश के जो लेजिस्लेचर्स थे ना वो काफी वीक होते थे। इलेक्शंस तो हुए थे 1937 में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में और मिनिस्ट्रीज में पूरे ब्रिटिश इंडिया में 1937 में इलेक्शंस हुए थे। वो पूरी तरह से लेकिन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं बनी थी उससे। लेकिन इन इलेक्शंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में काम करके इंडियंस को एक्सपीरियंस बहुत मिला है।
जो एक्सपीरियंस इंडियंस को मिला ना इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्रूव हुआ, क्योंकि इससे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप कर पाए और उन पे काम भी कर पाए। इसीलिए से देखो, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, वो काफी कुछ ना कॉलोनियल रूल जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश जो पहले से बने हुए थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनियल रूल्स, उनसे लिए हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इधर से लिया गया है। तो काफी साल तक सोचने और चर्चा करने के बाद कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, इसका भी अपने को बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इसके बारे में काफी सालों से सोचा गया है। हमारे लीडर्स को ना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम दूसरे कंट्रीज से भी काफी कुछ सीखते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर सीखते हैं। जो दूसरे कंट्री में हो गया वो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते थे, वो देखते हैं पहले सही है नहीं है हमारे कंट्री के लिए, अपनी शर्तों पर सीखते हैं, अपनी टर्म्स पर। हमारे जो लीडर्स थे ना, उनमें से काफी लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स से भी इंस्पायर्ड थे, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस चलती रही है उससे भी इंस्पायर्ड थे, और बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएस में, उससे भी इंस्पायर्ड थे। और जो रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई ना, इसने भी काफी इंडियंस को इंस्पायर किया इस तरह से सोचने के लिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से इक्वल हो लोग, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे। लेकिन देखो, फिर भी इतना कुछ दूसरों से सीखने के बावजूद भी हम कोई डायरेक्ट किसी और को इमिटेट, मतलब कॉपी सा नहीं कर रहे थे। हर एक स्टेप पर हम अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे थे, वो लीडर्स भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये चीज हमारे कंट्री के लिए सही है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण ही ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन पाया। इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू।